हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन और उसके यूजेस। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं नेचर में, उसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं बेस और दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उसके टर्म में आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उसके टर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बेस क्वांटिटीज जो हैं उसकी संख्या कितनी है, 7 है। देयर आर ओनली 7 इन नंबर। तो सबसे पहला जो उसमें है वो है लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। These 7 क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। और इसके टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें जैसे लेंथ है, तो लेंथ के लिए जब भी कोई डिस्टेंस आएगा तो उसके लिए हम लोग L लिखेंगे, मास के लिए हम लोग M लिखते हैं, टाइम के लिए कैपिटल T लिखते हैं। तो मैकेनिक्स में ये तीन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सफिशिएंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और करंट अगर एक और जोड़ लेते हैं, करंट के लिए हम लोग I यूज़ करते, और टेम्परेचर के लिए केल्विन के का हम लोग यूज़ कर लेंगे। दीज आर सफिशिएंट। ओके, अब नेक्स्ट है कि अब डायमेंशन किसे कहेंगे। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बेस क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। तो जो बेस क्वांटिटी के जो पावर होंगे या एक्सपोनेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल लेके अगर हम इसको देखें, जैसे स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है क्या एक तरह से लेंथ है, और टाइम तो टाइम है ही। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T यूज़ करेंगे। तो यहाँ L का पावर 1 है, यहाँ L का पावर T का पावर 1 है। तो इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा L का पावर 1, T का पावर -1। तो ये 1 और -1 जो है ये क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। किसका, स्पीड का। और ये बताता है कि एक स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसमें लेंथ को 1 के पावर से, टाइम को -1 के पावर से रेज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो 1 और -1 जो है वो क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाएगा। और इसको अगर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला। तो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला है होगा L T का पावर -1 के बराबर होगा। इसी तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उस सब के डायमेंशन हम लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायमेंशन के नज़र में स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, सब के जो डायमेंशन होंगे वो यही L T का पावर -1 ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, या स्पीड बाय टाइम भी आप कह सकते हैं डायमेंशन के लिए। तो L T का पावर -1 और टाइम के लिए फिर T। तो अगर ऊपर लेके चले जाए इस T को तो 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 2 हो जाएगा। तो L T का पावर -2। तो यहाँ एक्सेलरेशन में क्या है, L का पावर 1 है, टाइम का पावर -2 है। तो ये 1 - 2 क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इस बेस क्वांटिटी के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस करेंगे तो बेस क्वांटिटीज़ के जो पावर होते हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका डायमेंशन कहलाता है। एक और एग्जांपल लीजिए, एक्सेलरेशन हुआ। अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग कैपिटल M का यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए L T का पावर -2। तो जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M का पावर 1, L का पावर -1
और T⁻⁻2 के बराबर होगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स का हो गया। एक बार आपने अगर क्या फॉर्मूला अगर आप जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप आराम से इजीली यू कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दैट क्वांटिटी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से इसको समझिए। जैसे फोर्स हो गया, उसके बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी से। तो मास इनटू वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास के लिए हम लोग कैपिटल M का यूज़ करेंगे और वेलोसिटी के लिए हो जाएगा L⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये mL⁻1 T⁻⁻1, ये 1 क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन कहलाएगा मोमेंटम का। ठीक है, और जो इसमें बेस क्वांटिटीज़ नहीं इन्वॉल्व है, इसका मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता, ये मतलब हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर है, आपको उसका डेफिनेशन पता है कि कैसे, या उसका फॉर्मूला पता है, तो आप इजीली जो है आसानी से उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये पढ़ के क्या फ़ायदा है, क्या इसका यूज़ है, हम तो लिख लिए LT करने से क्या फ़ायदा है। तो इसके 3-4 फ़ायदे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो इनको ये इसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि वह फिजिकल क्वांटिटीज़ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप ईजिली आप क्या कर सकते हैं, उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पहला तो ये यूज इसका ये है कि यू कैन डिड्यूस द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो अगर आपको इससे पता होना चाहिए कि वो जो कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो दूसरे फैक्टर पे कैसे किस किस पे डिपेंड करता है, ये पता होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जिसका मास m मान लेते हैं, इसको सर्टेन हाइट से हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये हाइट मान लेते हैं h के बराबर है। तो ये जो मासेसिव ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है m, इसका मास m है, इसको हमने एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिया। अब इसको यहाँ से ग्राउंड पे आने में कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम और ये h और मास में हमें क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि इस ऑब्जेक्ट को इस सर्टेन हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। उस टाइम के लिए हमें फॉर्मूला को क्या करना है, डिराइव करना है। तो हम देखिए इसको कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं t क्या है, टाइम है जो इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से नीचे आने में लगा। तो यह टाइम किस पे डिपेंड करेगा, नेचुरल है, हाइट पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा ऊंचा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब है कि वो हाइट के किस पावर से वो डिपेंड करेगा, ये हमें नहीं पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि स्क्वायर रूट का होगा, हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि h की पावर क्या मान लेते हैं, x क्या है, अननोन क्वांटिटीज़ है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो h पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड कर सकता है, मास। हमारा इमेजिनेशन में मान लेते हैं कि मास ज़्यादा भारी होगा जल्दी गिर जाएगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं m के पावर मान लेते हैं y पे डिपेंड किया। और किस पे डिपेंड कर सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अर्थ जो है इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, इस g पे डिपेंड करेगा। तो हमें नहीं पता है कि g के किस पावर से, तो हम मान लेते हैं g के पावर क्या होगा, z। और कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिस पे ये टाइम डिपेंड करेगा। मास हो गया, हाइट हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो यही 3 क्वांटिटी जिसमें इन्वॉल्व होंगे, और तो कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम इस x, y, z का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डायमेंशन का यूज़ करके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है डायमेंशन का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका कितना बढ़िया इम्पैक्ट हो देखिए। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट दे देते हैं। तो क्या होगा, h का पावर x, m का पावर y, g का पावर क्या हो जाएगा, z। अब हम लोग क्या करेंगे, जो LHS है, RHS है, उसके डायमेंशन लिख देंगे आराम से। तो जो LHS में है क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। K क्या है, कांस्टेंट। एक चीज़ याद रखना है कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है,
ठीक है। तो ये कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। h है, h क्या है? हाइट। हाइट एक तरह से लंबाई हुआ, तो लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल L यूज़ करेंगे, L का पावर x हो जाएगा। m क्या है? मास। मास के लिए हमने क्या बताया? कैपिटल M का ही इस्तेमाल करना है आपको, y हो जाएगा। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन हो किसी भी प्रकार का हो तो उसका डायमेंशन वही होगा, तो L t का पावर -2 का पावर कितना हो जाएगा? z हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जगह कम है तो इसको मिटा देते हैं। तो g का पावर कितना हो जाएगा? g का पावर z हमने माना था, और g क्या एक्सेलरेशन, तो L t का पावर -2 का पावर हो गया, z हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर जो क्वांटिटीज़ हैं उसकी पावर को हम लोग एक जगह लिखेंगे। जैसे L का पावर यहाँ x है, यहाँ L का पावर z है, तो L का पावर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा z। m एक ही जगह है तो m का पावर हो जाएगा y, और t का पावर कितना हो जाएगा? t का पावर हो जाएगा -2z हो जाएगा। क्लियर है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए जो RHS में सिर्फ क्या है, ये जो RHS में L है, M है, T है, लेकिन LHS में बस T है, तो इसमें इधर भी L M T होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग क्या समझे कि जो L है उसका पावर कितना होगा? 0, M का पावर कितना होगा? 0, और T तो यह है ही, इसका पावर कितना है? 1 के बराबर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटीज़ का पावर अगर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, तो ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, अगर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहे कोई इक्वेशन है, इसका LHS अगर RHS के बराबर होगा तो उसके जो पावर्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ L अगर ये फिजिकली करेक्ट अगर है तो इसके पावर क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहाँ x प्लस z है L का पावर, यहाँ L का पावर कितना है? 0, तो पहला इक्वेशन क्या होगा? x प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। m का पावर y है, तो y इधर m का पावर 0 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 का zt का पावर -2z है, तो -2z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से हमने z का वैल्यू निकाल लिया, 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। y तो 0 है ही, तो x का वैल्यू कितना होगा? -z, और z का वैल्यू -हाफ है, तो क्या होगा? +½ हो जाएगा। तो हमने देखा इजीली, आसानी से हमने x, y, z तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अगर ये वैल्यू आप इक्वेशन इसको 1 मान लेते, इसमें पुट कर देंगे आप, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि टाइम किन किन फैक्टरों पे कैसे डिपेंड किया वो निकल जाएगा। तो t इक्वल टू के, h का पावर x है, तो x का वैल्यू कितना है? हाफ, तो 1/2 हो जाएगा। m का पावर 0, मतलब ये जो टाइम है, किसी ऑब्जेक्ट को जो मैंने किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया है उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत बड़ा कंक्लूजन है, चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, टाइम उसको सेम लगेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो, एयर ड्रैग नहीं होगा तो। ठीक है, तो h का पावर कितना होगा? 1/2, m तो है ही नहीं, g का पावर -½ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा, k रूट अंडर कितना होगा? h/g के बराबर होगा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट आपको क्या मिला? रिजल्ट मिला। अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का अगर यूज़ करेंगे तो आप देखे होंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 था तो हाइट h बराबर क्या होता है? ut प्लस ½ होगा, तो ½ तो टाइम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2h/g के बराबर है। तो ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? होगा √2 के बराबर होगा। तो ये क्या है? फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है। ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो डायमेंशन के मेथड से हमने क्या निकाला? एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन हमने निकाला जो काफ़ी हद तक करेक्ट है। बस ये कांस्टेंट का वैल्यू निकाल नहीं पाता है, ये इसका क्या है? डेमेरिट है। ठीक है, ये कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पाता। तो हमने देखा कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के
हमने ये डेवलप किया और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को में जो रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हमें क्या मालूम होना चाहिए, वो फैक्टर पता होना चाहिए कि वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक इस तरह से और भी बहुत सारे रिलेशन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तो पहला एप्लीकेशन हुआ। इसके दूसरे सेकेंड एप्लीकेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। जैसे हम मान लीजिए कहें किसी रॉड का लेंथ कितना है, तो हम कहते हैं 5 मीटर, तो 5 उसका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और मीटर जो है इसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो ये 5 मीटर या कोई इसको कहे कि 500 सेंटीमीटर का है, दोनों एक सेम चीज़ है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ सेंटीमीटर यूनिट लिया गया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 500 हो गया। यहाँ मीटर है तो 5 हो गया। तो ये इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो यूनिट का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यूनिट बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, यूनिट छोटा करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई CGS सिस्टम में मेजर कर रहा है, कोई SI सिस्टम में मेजर करेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके एक यूनिट 1 लिया गया है उसमें, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर दूसरे यूनिट में हम मेजर करें तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, N2, तो सेम होगा। तो यहाँ पे डायमेंशन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ये होता है, डायमेंशन सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फोर्स है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन ये SI यूनिट है। अगर CGS यूनिट में अगर हमको कन्वर्ट करना हो, CGS यूनिट में, तो 1 न्यूटन बराबर हाउ मच, डाइन। ये डाइन जो है वो CGS यूनिट में यूनिट होता है फोर्स का। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है यहाँ पे SI यूनिट में, हमें CGS सिस्टम में हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 वाला फार्मूला हम लगा देंगे। हमें N2 का वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फोर्स है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से फिजिकल बेस क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व है वो देखेंगे। तो हम जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन हमने बताया है mL/-2 के बराबर होता है। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स है उसमें मास है, लेंथ है और टाइम है। तो जो न्यूटन है, न्यूटन में क्या हो जाएगा, न्यूटन बराबर क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S⁻²। और ये जो डाइन है, तो डाइन क्या है, CGS यूनिट है, तो डाइन इक्वल टू क्या होगा, डाइन में मास को किस में मेजर किया जाएगा, ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हमने दोनों का यूनिट निकाल लिया। हमें बस क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो आप N1 U1 N2 U2, आपको N2 चाहिए, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 U1 बाई कितना होगा, U2 हो जाएगा। तो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 के बराबर है, तो 1 U1 जो पहले सिस्टम में जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो न्यूटन किसके बराबर है, kg मीटर पर सेकेंड। बेस क्वांटिटी हमने यूज़ किया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS में मास के लिए क्या होगा, ग्राम, तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो क्या होगा, सेकंड से सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ kg बाई ग्राम है, मीटर बाई सेंटीमीटर है। तो N2 के लिए ये जो kg है, kg की जगह पे कितने, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो 1000 इसको ऊपर करते हैं, जो 1000 ग्राम है N2 में क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्वल टू मीटर, हाउ मच, सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बाई क्या होगा, सेंटीमीटर, वो तो कैंसिल ही हो गया है। तो CM से CM कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो जो N2 का वैल्यू है वो कितना हो गया, 10 का पावर यहाँ 3, वहाँ वो 2 है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5। तो क्या देख रहे हैं,
कि जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इस तरह से आप घर पे करेंगे कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ये एनर्जी का है, आप करेंगे ये क्वेश्चन। प्रेशर के लिए 1 पास्कल इक्वल टू हाउ मच, आपको क्या करना है, इसको CGS यूनिट में निकालना है, CGS यूनिट में निकालना है। 1 पास्कल कितना है, ये 2 होमवर्क आपको हुआ, आप कीजिए इसको। तो देखिए कि छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और दूसरा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर दे रहे हैं। और एक इसका सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका यूज है वो है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, फिजिकली तो नहीं कर सकते, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है तो अप्रॉक्सीमेटली वो सही ही रहता है, थोड़ा बहुत उसमें एरर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के चलते। तो आप किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं। तो करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, सपोज कीजिए कि कोई इक्वेशन दिया है, जैसे x इक्वल टू ut प्लस हाफ ही टी स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली भी करेक्ट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे एक यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लिया, x इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, कोई x इक्वल टू सीधे ut प्लस at स्क्वायर भी लिखेगा। दोनों इक्वेशन के वो अगर डायमेंशनली आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि दोनों इक्वेशन सही हो जाएगा डायमेंशनली, लेकिन फिजिकली क्या है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला इनकरेक्ट है। तो आप 100% रिलायबल नहीं हो सकते डायमेंशन पे, हाँ, लेकिन कुछ आपको आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है, सही डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप उसे जज कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करें, चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो LHS है इसका डायमेंशन लिखेंगे, क्या होगा, तो ये x क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन या डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, लेंथ हो जाएगा, तो इसका तो हो गया, लेंथ हो गया। RHS में क्या है, ut है और हाफ टी स्क्वायर है, तो u आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मतलब हो गया L(t⁻⁻1), और टाइम के लिए क्या आएगा, t, तो ये t और t का पावर -1 एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, सिंपली क्या बच गया, लेंथ। इसका अगर आप निकालें तो हाफ, तो ये नंबर है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पहले मैंने बता दिया है। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, L(t⁻²), और t है तो t का पावर हो जाएगा 2, तो t का पावर 2 या -2 कैंसिल, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया। तो ये भी l, ये भी l, ये भी l, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, फिजिकली तो है ही। अगर ये हाफ 1/2 नहीं रहता तो भी ये क्या होता, करेक्ट होता है। तो आप किसी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, उसके करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं कि वो सत्य है या नहीं है, मतलब सही है कि नहीं है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से देखिए हमने 3 महत्वपूर्ण काम किए हैं। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी है, तो डिमेरिट्स की क्या है, जैसे अभी बताए कि कोई इक्वेशन फिजिकली मान लीजिए क्या डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकली भी करेक्ट हो जाए, एक तो यही है डिमेरिट्स है इसका। कांस्टेंट वैल्यू ये फाइंड आउट नहीं करता है। और तीसरा चीज़ ये है कि अगर मोर देन 3 अगर क्वांटिटीज़ हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी रिलेशंस में, तो उसको भी इस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा ये दिक्कत करता है। अगर 4-5 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं डायमेंशन के थ्रू। तो ये सब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, लेकिन रेस्ट जो है वो सब कुछ से बढ़िया है। इसका इस्तेमाल कीजिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट करिए, ठीक है। दूसरा, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को आप चेक कीजिए कि सही है कि नहीं। कहीं भी आपको डाउट होता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे आगे। थैंक यू।